नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का भी ख्याल रखिएगा। और आज आपसे वापस से बात करने के समय अच्छा लग रहा है। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मेरा नाम है अश्वनी सिंह बघेल और मैं एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल हूँ। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मुझे 11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है जीएसटी, टीडीएस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। तो मैं अपना वो जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता रहता हूँ हर वीडियो में, प्लस एडिशनल नॉलेज को गेन कर उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो वाली जनता जिनको कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में समझ में नहीं आता है, क्योंकि गूगल में सारी इन्फॉर्मेशन है, बट कभी कभी वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है तो जो नॉन फाइनेंस वाले बंदे होते हैं या कोई बिजनेसमैन होते हैं जो टैक्स पे जिनके फाइनेंस की बहुत सारे टर्म्स उनके डेली लाइफ में आते हैं, बट उनको समझ में नहीं आता कि उसका मतलब क्या है। इसीलिए मैं चैनल बनाया हूँ ताकि उनको एक्सप्लेन कर सकूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ताकि वो जो भी कर रहे हैं बिजनेस, जो टैक्स पे करते हैं, उनको उसके बारे में पता हो। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो अभी जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज़ करा टैक्स, तो आपको हिंट देने के लिए भी बोला था, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो टैक्स से रिलेटेड ही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप जब भी, क्या आपने नोटिस किया कभी भी आप दुकान जाते हैं और कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपये का प्रोडक्ट है, तो आप उसका 100 रुपये है, बट उसमें आपने कुछ बाइफरकेशन देखे होंगे। आप सोचा कभी बाइफरकेशन कभी आप नोटिस करिएगा, बिल जो मिलता है वो प्रोडक्ट का, उसमें मान लीजिए 90 रुपये का, 90-80 रुपये मान लीजिए प्राइस है, उसमें कुछ टैक्स टाइप से लिखा रहता है, 9%, 8%, 5%, इस तक टैक्स लिखा रहता है, फिर टोटल अमाउंट लिखा रहता है। तो आप ऐसे कभी सोचा नहीं कि वो टैक्स क्यों लिखा रहता है। हमें तो प्राइस एक्चुअल में लिखना चाहिए, मान लीजिए 80 या 90 रुपये पे करना चाहिए, हम 100 रुपये क्यों पे कर रहे हैं। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूँगा कि वो जो टैक्स रहता है, चाहे वो कितना भी परसेंटेज लिखा हो, कितना भी कैलकुलेट हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलूँ, जो टैक्स लिखा रहता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, और सिंपल लैंग्वेज में जो आज पहले दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, आज उसको बोला जाता है जीएसटी बोला जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो अभी पहले जान उससे पहले मैं बताऊं कि गुड्स एंड सर्विस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होता है, किस लिए होता है। उससे पहले बताता हूँ कि ये क्यों आया। देखिए, पहले भी क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्स पहले भी थे। जैसे मैंने अपने इनकम टैक्स के लेक्चर में बताया कि टैक्स क्यों पे करने रहते हैं। टैक्स इसलिए पे हम करते हैं ताकि गवर्नमेंट वो पैसे से रोड्स बना सके, बड़े कंस्ट्रक्शंस कर सकें। जितने भी मान लीजिए कहीं कोई दूसरी कंट्री अगर अपनी कंट्री में अटैक कर रही है, तो जो भी मशीन्स बनाते हैं, टैंकर्स बनाते हैं, वो सब पैसा गवर्नमेंट जो बनवाती है वो टैक्स के पैसे से बनवाती है। जो बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं जिसमें हमको चलने में फ़ायदा होता है, वो सब टैक्स के पैसे से ही होता है। इसीलिए टैक्स पे करना ज़रूरी होता है, इसलिए टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो मैंने इनकम टैक्स में ऑलरेडी वो बताया था। सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। वो डायरेक्ट टैक्स था, वो डायरेक्ट आपकी सैलरी से टैक्स करता था टीडीएस के रूप में। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आप बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है कि आपको अलग से कुछ नहीं पे करना उस तरह कि आपका एक इनकम आ रही है उसमें से आपको टैक्स निकाल कर पे कर रहे हैं, या आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, उस तरह नहीं पे करना है। आज जब भी इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सिंपल होता है कि आप जब भी कुछ खरीदने जाते हैं, तो अगर मान लीजिए 18% जीएसटी की बात करूँ मैं, 18% 100 रुपये में अगर 82 रुपीज़ का 80 रुपये कोई आइटम है, और मान लीजिए उसमें 20 रुपये जीएसटी, मैं अप्रॉक्स अमाउंट लेकर चल रहा हूँ अभी, 80 रुपये का आइटम है, उसमें 20 रुपये जीएसटी है और टोटल अमाउंट 100 रुपये है। तो 20 रुपये जो पे कर रहे हैं वो आप उनको नहीं पे कर रहे हैं, खाली दुकानदार को,
क्योंकि अगर 20 रुपये पे कर रहे हैं तो 20 रुपये आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं इनडायरेक्टली वे में, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, ताकि वो पैसा डेवलपमेंट के काम आ सके। तो ये होता है। अब इससे अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि अश्वनी, तुम ये बोल रहे हो या आप ऐसे बोल रहे हैं कि जो 20 रुपये है उसको आप गवर्नमेंट को पे कर दे रहे हो। वो जो जो भी हम जहाँ भी दुकानदार जा रहे हैं खरीदने के लिए, कोई 100 रुपये प्रोडक्ट, उसमें 80 रुपये का प्रोडक्ट का दाम है, 20 रुपये टैक्स है, 100 रुपये टोटल अमाउंट है। अब हम कैसे मान लें कि 20 रुपये गवर्नमेंट को पे कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आप कैसे कर सकते हैं, जब भी कोई भी आपको जीएसटी चार्ज कर रहा है, आप बिल में देख सकते हैं कि उसका जीएसटी नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है। आजकल तो इस तरह मैंडेटरी हो गया है कि अगर जीएसटी नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो अपने शॉप के पास भी, शॉप में भी लिखवाना पड़ेगा। शॉप या कोई बड़ी शॉप हो, छोटी शॉप हो, किसी टाइप की भी शॉप्स हैं, तो उसमें जीएसटी नंबर लिखवाना पड़ेगा। और वो ना भी लिखवाए तो भी बिल में अगर जीएसटी चार्ज का जीएसटी नंबर है, तो आपको कैसे पता है वो जीएसटी पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपको पता करना है। सब सिंपल तरीका है। आप उसका जीएसटी नंबर, जब बिल रहता है ना, वो घर आइए, जीएसटी नंबर दीजिए। एक वेबसाइट है, खाली अगर गूगल में डालेंगे जीएसटी तो पहली वेबसाइट का आएगा gst.gov.in, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जीएसटी की। आप उसमें जाएंगे, जैसे ओपन करेंगे ऊपर सर्च का ऑप्शन है, सर्च में क्लिक करेंगे, सर्च बाय टैक्स पेयर, उसमें जाकर आप जीएसटी नंबर जो रहेगा बिल में लिखा था उसको अगर आप डालेंगे, उसमें कैप्चा आएगा, कैप्चा डालकर सर्च करेंगे जैसे ही, तो उसमें पूरी डिटेल्स आ जाएगा कि वो वेंडर का नाम जो रहेगा एग्जैक्टली किस नाम से रजिस्टर्ड हुआ है। उसमें ये लिखा रहेगा कि वो जीएसटी नंबर एक्टिव है कि नहीं है, ये भी लिख कर आता है। उसने कितनी रिटर्न फाइलिंग करी है, वो फाइलिंग करी, उसके बारे में डिस्कस करूँगा अभी आगे। फाइलिंग की कि नहीं करी है, जीएसटी पे करा कि नहीं करा है, तो वो डिटेल्स अगर शो हो रही है तो आपको पता लगेगा कि हाँ, अगर वो उसमें डिटेल्स शो हो रही है इसका मतलब उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे करा है। आपको उससे लेना देना नहीं है, आपको वहाँ से लड़ना वरना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपका लेना देना, आपको तो जीएसटी पे करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स में। बट अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप, ऐसा नहीं कि आपको कोई कहीं पढ़ने दूर जाने की ज़रूरत है कि आपको बुक्स में ही पढ़ना है। आप इस तरह छोटी छोटी चीज़ों में जब कोई भी बिल लेते हैं, कहीं से कुछ भी खरीदते हैं, तो आप देखिए उसमें कि कुछ भी अगर लिखा रहता है, उसमें इनवॉइस लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें जीएसटी लिखा तो उसका मतलब क्या है, जीएसटी नंबर लिखा तो उसका मतलब क्या है। कुछ भी उसमें कभी का 5% जीएसटी होता है, कभी होता है 18%, कभी 28%। क्यों होता है? इसमें 28 को लग रहा है, उसमें 5 को लग रहा है, उसमें 18 को लग रहा है। ये क्वेश्चंस को आपको भले सामने ऐसा नहीं करना है, पर अगर बिल देखो तो ये अपने आप से क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन कर कर आपको गूगल में जाकर सर्च करना, चैट जीपीटी में जाकर सर्च करना है कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि कहीं पर पैसा पे कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए। देखो कि कहीं पर कल कल देखो, ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरव्यू में भी काम आ सकती है कि आप क्वेश्चन करेंगे, जरूरी नहीं आपको वीडियो देखने की जरूरत किसी। अगर आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, डाउट क्रिएट करेंगे, और जब पढ़ेंगे ना तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि मतलब क्या है। क्योंकि अगर मैं बता दिया या कोई और बता दिया तो वो तो एक रटने वाली चीज़ हो गई। बट जो कोई बता रहा है या खुद से आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद अगर पता चलता है तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि जो भी चीज़ है उसका कोई लॉजिकल फॉर्म है कि उसे बताने के लिए बताया है। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका लॉजिक भी ढूंढिए कि उसका लॉजिक है कि नहीं है, ब्लाइंडली पढ़ना नहीं है। क्योंकि अब एआई आ गया है, तो आप एआई से कम्पीट करो, तो एआई स्मार्ट है तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट मतलब सिंपल होता है, हर चीज़ को क्वेश्चन करो, लड़ना नहीं है, क्वेश्चन करना है। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप पहले नॉलेज गेन करिए, एटलीस्ट नॉलेज गेन कर कर आप कभी भी किसी से बात करते हो तो उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि कोई बता रहा है आपको टैक्स के बारे में कुछ भी, तो आप उससे कुछ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप ये बता रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या प्रूफ है। बट आप प्रूफ मांगने से पहले आपको खुद तो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, खुद क्वेश्चन होना चाहिए। तो उससे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप चेक कर सकते हो टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा वेंडर, तो आप जीएसटी पोर्टल में जाकर चेक कर सकते हैं कि फाइलिंग करा है टैक्स पे के लिए कि नहीं करा। ये चीज़ हो गया। अब जैसे मैंने बोला कि जीएसटी क्यों आया है, उससे पहले क्या और कोई टैक्स थे? हाँ, टैक्स थे। पहले बहुत प्रकार के टैक्स थे। पहले थे वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी थी, बहुत सारे टैक्सेस थे। तो उसमें फाइलिंग होती थी।
बट प्रॉब्लम एक चीज़ थी कि इतने सारे टैक्स होने से ना, तो फाइलिंग करना रहता था तो कभी कॉम्प्लिकेट प्रोसेस हो जाता था। आजकल जो नए फाइलिंग में है उनको दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी, मुश्किल से होती थी। अगर उसके रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि सबके रूल्स रेगुलेशन बहुत डिफरेंट थे। और एक और उसमें प्रॉब्लम थी कास्केडिंग इफेक्ट की, कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। कि अगर फैक्ट्री से कोई माल आया तो उसमें कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई। अब वो माल को आप होलसेलर को बेच रहे हैं तो वैट लग गया। होलसेलर कस्टमर को सर्विस दे रहा है तो उसमें सर्विस टैक्स लग गया। ये चीज़ था। और उसके ऊपर ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी लगी हुई है, उसके ऊपर जो मान लो कस्टम ड्यूटी होकर वो 120 रुपये प्राइस हुआ। अब टैक्स तो पे कर चुके ना, नहीं, बट वहाँ इस तरह का था कि फिर से अगर अब वैट जब पे करना तो उसके 120 रुपये के ऊपर वैट लगेगा। अब जब उसके आगे सर्विस देना होगा तो सर्विस टैक्स अलग से लगेगा, उसका परसेंटेज अलग है देखो। तो ऐसे कंटिन्यूसली टैक्स लगते ही जाता था, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो फाइनल होता क्या था, गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा था, बट पॉइंट ये था कि जो लास्ट वाला था, जो कस्टमर है उसको बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता था, कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ये चीज़ था। और सेकंड चीज़ उसमें एक चीज़ थी वैट और सर्विस टैक्स में, कि जो भी सब शुरुआत में जो प्रोडक्ट को देता था, जब सेल करता था, तो वो क्लेम ज़्यादा से कर सकता था। माल खासकर सेम स्टेट में रहते थे ना, तो क्लेम इसलिए कर लेते थे। मगर डिफरेंट स्टेट्स में आप अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट से सर्विस सेल कर रहे हैं, मैं वैट और सर्विस टैक्स के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उस समय जो कस्टमर रहता था एग्जैक्टली जो मान ली दो पार्टीज हैं, एक मुंबई में है एक कर्नाटका में है, तो जो मुंबई से गुड्स आ रहे हैं कर्नाटका में, और ये वैट लग रहा है, मान लीजिए वैट है सर्विस टैक्स लग रहा है, प्रोडक्ट और सर्विस के डिपेंड्स में, प्रोडक्ट वैट है तो प्रोडक्ट है, और सर्विस टैक्स सर्विस में। तो जो कर्नाटका में गुड्स आ रहे हैं वहाँ पर उनको क्लेम करने में बहुत दिक्कत होती थी। यही सब प्रॉब्लम्स बहुत समय से चलती आ रही थी। तो आम जनता को प्रॉब्लम हुई थी और बिजनेसमैन को भी कभी क्लेम करने में दिक्कत होती थी ये चीज़ें। ऊपर से रूल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि कभी कभी याद रखना मुश्किल था। कोई गलती हो जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम, कि इंटरेस्ट पे करना, वो तो जीएसटी में पे करना पड़ेगा अगर आप लेट फीस करेंगे, वो सब चीज़ें। बट बात है कि वहाँ के रूल्स बहुत टफ थे थोड़े से। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस फाइनली कर दिया। पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास हुआ और जीएसटी आ गया। तो जीएसटी का मतलब क्या होता है, मैं उससे बताऊँ। जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जब वैट और सर्विस टैक्स थे सेम, उसका मतलब भी वही होता है कि जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो गुड्स और सर्विस में लगता है, जब भी उनकी सप्लाई होती है तब लगता है। और एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, टैक्स होता है। तो और इसको इनडायरेक्ट टैक्स ही बोलते हैं। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अगर मैं पार्ट्स बताऊं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके 3 टाइप्स होते हैं। सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है। सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट करती है। आईजीएसटी में इंटर जीएसटी कहलाता है। तो ये लगता कैसे है, देखिए मान लीजिए मैं कर्नाटक का एग्जांपल लेता हूँ। बैंगलोर टू बैंगलोर में, या कोई और सिटी कर्नाटक की ले लेते हैं, कोई और सिटी मतलब मैसूर ले लेते हैं कर्नाटक सिटी। मैसूर टू बैंगलोर स्टेट सेम है, सिटी कुछ भी हो, स्टेट अगर एक ही स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन हो रहे दो, मैसूर टू बैंगलोर हो रहा है, तो जीएसटी जो लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा बिल में। सेम सेम स्टेट है। अगर वही मान लीजिए महाराष्ट्र टू कर्नाटक अगर गुड्स से सर्विसेज हो रही है, तो क्या होगा, आईजीएसटी लगेगा। अगर स्टेट डिफरेंट है तो आईजीएसटी लगेगा, और स्टेट सेम है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। और यहाँ एक फ़ायदा बता दूँ, जैसे वहाँ पर मैंने बताया था वैट और सर्विस टैक्स में, खासकर जब 2 डिफरेंट स्टेट्स हो जाते थे, तब जो फाइनल कस्टमर था, जो मान लीजिए महाराष्ट्र टू कर्नाटक अगर आ रहा है, तो कर्नाटक वालों को दिक्कत होती थी। मान लीजिए मैं कर्नाटक जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ क्लेम करने, बट यहाँ ऐसा नहीं है। उन भी क्लेम कर सकते हैं, जो वो तो कर ही हर टाइम कर रहे थे, कि जहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट सर्विस,
जहाँ पर एग्जैक्टली आ रहा है वहाँ पर भी इजीली क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी का बेनिफिट ये चीज़ है। अब इसमें एक और डाउट आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जैसे मैंने बताया कि सेम स्टेट है तो सी जी एस टी एस जी एस टी, डिफरेंट स्टेट है तो आई जी एस टी लगेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। मान लीजिए अगर महाराष्ट्र टू कर्नाटका में कोई प्रोडक्ट है, महाराष्ट्र से कर्नाटका आ रहा है, तो आपको पता है आई जी एस टी लगेगा, ठीक है। बट जो महाराष्ट्र का सप्लायर था वो डायरेक्टली क्या करेगा कि इंस्टेड ऑफ वहाँ से सप्लाई करें, वो डायरेक्टली कर्नाटका ही आ गया, अपना गुड्स को है ना वहीं डिलीवर कर दिया। उसकी वहाँ पर भी ऑफिस था, वहाँ पर जीएसटी नंबर था, सब कुछ। यहाँ पर आकर गुड्स को सप्लाई कर दिया, वो वहीं पर कुछ और समय तक रहा। इस केस में क्या होगा, स्टेट तो डिफरेंट है बट सेम सेम स्टेट में आ गया। इस तरह की सिचुएशन में अगर गुड्स है, कोई प्रोडक्ट है, तो सी जी एस टी एस जी एस टी लगेगा। बट कंडीशंस ये है कि उसका जीएसटी नंबर वहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। तो अगर मान लीजिए महाराष्ट्र का वेंडर है, वो यहाँ पर आकर कोई कस्टमर सप्लाई कर रहा है, सेल्स कर रहा है, कोई कस्टमर महाराष्ट्र का वो इधर के वेंडर को सेल कर रहा है, और ये परचेज कर रहा है, और उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ऑफिस है, वो यहाँ यहीं आकर सेल कर दिया, यही वाले गोडाउन में आया, यहीं ऑफिस आया कर्नाटका के, और कर्नाटका में ही, किसी भी सिटी से मतलब नहीं है, स्टेट मैटर करता है, यहीं आकर सप्लाई कर दिया इनको वेंडर को। तो इस सिचुएशन में सी जी एस टी एस जी एस टी लगे। क्यों? क्योंकि जो सप्लायर है और जो कस्टमर दोनों एक ही जगह हैं। सप्लायर वेंडर, कस्टमर है और जो वेंडर है दोनों एक ही स्टेट में है, जो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, इसलिए सी जी एस टी लगेगा। बट अगर सेम सिचुएशन में अगर जो कस्टमर है वो महाराष्ट्र में है और कर्नाटका में वेंडर है, वेंडर ने ऑर्डर दिया तो कुछ चाहिए, सर्विसेज चाहिए, बट बात है इस सिचुएशन में भले जो कस्टमर है वो यहाँ पर आ जाए, कर्नाटका आ जाए, कोई भी सिटी में आ जाए, कोई भी कर्नाटक की कोई भी सिटी में आ जाए, फिर भी आपको आई जी एस टी लगेगा। सर्विस के बेस में इस तरह का नहीं होता, क्योंकि सर्विस प्रोडक्ट क्या है, कोई एक चीज़ है, आप अगर आ रहे हैं वो चीज़ तो उसको डिलीवर करना, प्रॉपरली डिलीवर करना। बट सर्विस कोई दिखने वाली चीज़ नहीं होती है, वो चाहे आप दूसरे स्टेट में बैठ कर दे रहे हैं, इस स्टेट में बैठ कर दे रहे हो, सर्विस सर्विस कहलाती है। बट अगर आप दूसरे स्टेट से अगर स्टेट में आ रहे हैं, उसको अलग आई जी एस टी माना गया है, क्योंकि उसका गुड्स में क्या रिस्क रहता है कोई भी चीज़ प्रोवाइड करने का। इसलिए दो आई जी एस टी में क्या, दो गवर्नमेंट टैक्सेस रहते हैं। इंटर स्टेट टैक्स इसलिए बोला जाता है कि महाराष्ट्र का भी टैक्स है, इधर कर्नाटका का भी टैक्स है, दोनों गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, रिस्क ले रही है। बट आई जी एस टी में और सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो उस सर्विस में कोई रिस्क क्या है, उसमें मान लीजिए मैन पावर सप्लाई कर रहा, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें तो अगर कोई रिस्क है नहीं, ऑनलाइन हर चीज़ काम हो रहा है, तो कोई इसमें कोई सर्विसेज में कोई रिस्क नहीं है। इसलिए चाहे वो वहाँ बैठे सर्विस प्रोवाइड करे, चाहे आपके सेम स्टेट में आ जाए उस समय सर्विस प्रोवाइड करे, तो भी आई जी एस टी लगेगा। अगर वो एक्चुअल रजिस्टर्ड वहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है या दूसरे कर्नाटक के अलावा कोई और स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो आई जी एस टी ही लगेगा सर्विस के केस में। ये हो गया। एक और जीएसटी होता है यूनिट यू जी एस टी है, यूटी जी एस टी, उसको यूनियन टेरिटरी जी एस टी कहते हैं। ये कहाँ लगता है, ये दो जगह लगता है, यूनियन टेरिटरी लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में। इन दोनों सिटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज में कभी कोई प्रोडक्ट सर्विस डिलीवर्ड होते हैं तो इसको में यूनियन टेरिटरी जी एस टी लगता है। ये हो गया। अब जानते हैं जीएसटी स्लैब्स इन इंडिया, तो डिफरेंट टाइप के स्लैब्स होते हैं। 0% होते हैं, मोस्टली 3-4 प्रकार होते हैं। 5% होता है, 12%, 18%, 28% होता है। तो 5% किस में लगता है, एसेंशियल आइटम्स होते हैं, जो बेसिक नीड्स वाले आइटम्स होते हैं, उसमें 5% लगा। 12% जो होता है उसको प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उन पे लगता है। 18%
मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, सर्विसेज में सब में 18% लगते हैं और कुछ कुछ गुड्स में भी 18% लगता है। सर्विसेज तो आप ब्लाइंडली पता कर सकते हैं कि 18% ही होता है, और 28% जो रहता है वो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कार हो गए, जितने बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें 28% लगते हैं। एग्जाम्पल के बोलूँ, जैसे मिल्क हो गया, दूध में 0% GST लगता है। रेस्टोरेंट के फूड में, रेस्टोरेंट में अगर जब बिल देखेंगे तो उसमें 5% GST लगता है। उससे ज़्यादा लग रहा है तो आप उसमें बोल सकते हैं गवर्नमेंट रूल है से 5% GST लगता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये रूल हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो कहीं किसी से बात करने से पहले एक बार लेटेस्ट अपडेट जरूर देखते रहे, क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं फाइनेंस के हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया या किसी ने वीडियो में बोल दिया, भले वो 5 दिन पहले ही बोला हो, फिर भी आप तुरंत जाकर चेक करिए कि करंट उस प्रोडक्ट में कितना रेट चल रहा है, उसके बाद आप किससे बोलिए, डायरेक्टली जाकर बोलना नहीं है। मोबाइल फ़ोन में 18% GST लगता है, और लग्जरी कार्स जो होती हैं उसमें 28% GST लगता है। और ये तो GST हो गया। अब सर्विस सर्विस में 18% GST लगता है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा, और आपने किस तरह कुछ रील्स में भी देखा होगा, चाहे इंस्टाग्राम में रील्स हो गई या कहीं वीडियोस हो गया, फेसबुक में, यूट्यूब में फिर डलते रहते हैं, लोगों ने सुना भी होगा कि इस बीच में बहुत इस तरह की बातें उठी थी कि अगर हम GST ऑलरेडी पे कर रहे हैं सर्विस में 18%, तो हम सर्विस चार्ज को पे करें। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे चुका है क्लियरली। मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि कभी भी रेस्टोरेंट्स में ऑलरेडी अगर GST चार्ज है 18%, उसका मतलब ये है कि उसमें सर्विस जो भी दे रहे हैं रेस्टोरेंट वाले, वो ऑलरेडी इंक्लूड है। भले टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, बट उसमें उसका मतलब यही है कि सर्विस ऑलरेडी इंक्लूड है। तो एडिशनल अगर वो सर्विस चार्ज लिखते हैं तो आप उनको पोलाइटली बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्लियरली रूल बना दिया है कि हम अलग से सर्विस चार्ज नहीं देंगे, तो आप प्लीज़ इसको अलग करिए। आप उनसे लड़िए मत, पोलाइटली रिक्वेस्ट करिए। आप थोड़ा सा उनको देखें, गूगल में सर्च कर नोटिफिकेशन भी दिखा सकते हैं। ये नोटिफिकेशन अब सर्विस चार्ज न्यू रूल इस टाइप से डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो दिखा सकते हैं। बट आप हो सके तो ना ही पे करें, कोशिश करें, बाकी आपकी चॉइस है। पर वहाँ मैं फिर से बोलूँगा, किसी से लड़ना नहीं है, कहीं पर भी पोलाइटली विद प्रूफ आपसे बात करनी है कि सर्विस चार्ज नहीं करें। क्योंकि ये चीज़ जब सर्विस टैक्स था तब भी इस तरह गवर्नमेंट ने कई बार बोला था कि सर्विस टैक्स भी पे करो, तो सर्विस पे ही टैक्स जो पे करो उसको सर्विस टैक्स कहते हैं। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो यहाँ पे गुड्स सर्विस वर्ड यहाँ भी आ रहा है। तो अगर सर्विस टैक्स ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ भी पे कर रहे हैं GST के द्वारा गवर्नमेंट को, तो हम अलग से सर्विस चार्ज क्यों पे करें? सर्विस चार्ज भी एक टैक्स ही टाइप से हो गया ना, तो हम क्यों पे करें? हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं, बट फिर से मैं बोलूँगा पोलाइटली, लड़ना नहीं है किसी से भी, क्योंकि वायलेंस अच्छी चीज़ नहीं होती है। एक GST का एग्जांपल देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे मैंने बोला है कि शुरुआत में बताया था कि आप जब चेक करें कि GST फाइल किया है कि नहीं किया है, पे करा है कि नहीं करा है, तो पे कैसे करते हैं? देखिए सिंपल सी बात है कि अगर होता क्या है, GST कैसे होता है कि दो कंपनीज हैं, एक कंपनी को एक प्रोडक्ट चाहिए और दूसरी कंपनी को वो प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। तो वो, और मान लीजिए 3 कंपनी है, मैं एग्जांपल बहुत सिंपल करके देखता हूँ। 3 कंपनी है, एक कंपनी बस को सर्विस चाहिए दूसरी कंपनी से, बट वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है मुझे है। तो आपने क्या करा, आप मतलब बीच वाली मीडिएटर कंपनी है, आपने वो सर्विस प्रोडक्ट लिया एक कंपनी से, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का, उसको क्या करा, अपना प्रॉफिट मार्जिन जो निकाल कर 1,20,000 या 1,50,000 में बेच दिया, ठीक है। 1,50,000 प्रोडक्ट सर्विस बेच दिया, 50,000 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट में अभी नहीं जा रहे हैं। हुआ क्या कि जब 1,00,000 यहाँ चार्ज कर रहे थे, तो यहाँ भी 18% GST लगा। मान ली सर्विस है, मैं सर्विस की बात करता हूँ, 18% GST। वहाँ 1,50,000 रुपीज़
वो जब प्रोडक्ट लिया और सेल कर दिया, सर्विस लिया और सेल कर दिया, तो वहाँ पर ही 1,50,000 में 18% GST चार्ज किया। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो GST अमाउंट है, यहाँ पर GST अमाउंट है, मैं कैलकुलेट करके भी आपको बता देता हूँ 1 मिनट में, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझने के लिए। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। वन लाख का था, 1,50,000 में सेल कर दिया। तो उसमें सर्विस था 18% GST से, मैंने बोला 18% लगता, तो 18% दोनों में लग जाएगा। देखिए 1 लाख का जब परचेज किया था तो उसमें 18% GST वेंडर ने बिल दिया हमको। तो उसमें 18% लिखा था, 1 लाख था, उसमें 18% ऐड करेंगे तो 1,18,000 हो जाएगा। ठीक है, 18,000 रुपीज़ से वहाँ GST हो गया। हमने क्या करा, 1 लाख की चीज़, हम नेट अमाउंट की बात करूँ तो 1 लाख की चीज़ 1.5 लाख में सर्विस दे दी। मतलब वो जो मैन पावर था, कोई भी था, सर्विस थी, वो किसी कस्टमर को 1.5 लाख में दे दी है 1,50,000 में। तो हुआ क्या, 1,50,000 में दी, तो उसमें जो 18% GST है ना, हमने भी चार्ज किया। उन्होंने हमसे चार्ज किया, हमने यहाँ पर जो था उसमें 18% चार्ज किया। तो 1,50,000 का 18% था 27,000। तो अब गवर्नमेंट को जब GST पे करेंगे तो क्या पे करेंगे, कोई एनी आइडिया? जो है भी आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको नहीं पता मैं बताता हूँ। तो क्या कि कस्टमर्स से, कस्टमर को जो हमने बिल रेज किया 1,50,000 का, उसमें 18% GST चार्ज किया, 27,000 रुपीज़ GST अमाउंट था, माइनस जो हम वेंडर का GST था, वेंडर ने जो हमसे चार्ज किया था 18,000 रुपीज़। तो 27,000 माइनस 18,000 जो है 9,000 रुपीज़, इतना अमाउंट हम GST गवर्नमेंट को पे करेंगे। मैं फिर से समझा देता हूँ, बहुत और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ। मान लीजिए 30,000 रुपये के लेता हूँ एग्जाम्पल है, इसको अभी छोड़ते हैं, बहुत उसमें 30,000 रुपये टैक्स हमने कस्टमर से कलेक्ट किया इनवॉइस के थ्रू है, ठीक है, और 20,000 रुपये टैक्स है ना वेंडर ने हमसे चार्ज किया। ठीक है, बिल में हमने कस्टमर को बिल रेज किया, उसमें 30,000 टैक्स था, और यहाँ पर 20,000 रुपये जब वेंडर ने हमको बिल रेज किया तो उसमें 20,000 रुपये टैक्स था। तो हम क्या करेंगे, जो कस्टमर का GST रहेगा 30,000 माइनस जो 20,000 रुपीज़ जो वेंडर का GST रहेगा, उन दोनों माइनस करें, 30,000 माइनस 20,000 रुपीज़ इक्वल्स टू 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ रहेगा वो GST अमाउंट रहेगा, वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ है इसमें इंटरेस्टिंग चीज़, देखिए यहाँ तो 30,000 रुपीज़ ठीक है, वो इशू नहीं है कि आपने 30,000 रुपीज़ बिल रेज किया। एक एक करके चलते हैं। मैं कह रहा हूँ जो 30,000 रुपीज़ जो अमाउंट है GST का, क्या डायरेक्टली वो ऐसे लिख देंगे? नहीं। गवर्नमेंट कैसे मान ले कि देखो 30,000 जो बोल रहे हैं आप सही है कि नहीं है, वैलिड परचेज है कि नहीं है, सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, फ्रॉड तो नहीं है कि नहीं है, हर चीज़ सही है कि नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि आप जब भी किसी को सेल करेंगे कस्टमर को, तो आपको हर 11 तारीख को, 11 तारीख का उससे पहले आपको वो इन्वॉइसेस को GST पोर्टल में एज अ GSTR 1 अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, GSTR 1 में अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करते समय क्या होगा, आपको वो कस्टमर का GST नंबर डालना पड़ेगा, ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, कितने परसेंट GST, मान लिया 18% GST है, वो लिखेंगे। टैक्सेबल वैल्यू हो, टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू 1.5 लाख रुपए की सर्विसेज दिए हमने कस्टमर को है, तो 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल वैल्यू हो गई, 18% ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसका कितना हुआ, 27,000 रुपये। 27,000 रुपये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर आ जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर में सही कैलकुलेट हुआ कि नहीं है। नीचे अगर आप देख जाएंगे थोड़ा, वहाँ पर लिखा है एक कॉलम रहेगा 0, 5%, 12%, 18%, 28%, तो वहाँ 18% कॉलम रहेगा, वहाँ पर आप देखो फिर से
1,50,000 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर से वो टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 27,000 रुपीज़ है, होगा, आप सेव कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप सारे कस्टमर्स का डिटेल्स है ना ऐड करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। जब पूरी डिटेल्स ऐड हो जाएगी तो आपको क्या करना है, उससे पहले एक एक्सेल शीट बनाना है। एक्सेल शीट में क्लियर, अगर आपको जीएसटी वन फाइलिंग करना है तो एक्सेल शीट में सिंपल से बताऊँ कि कस्टमर का जीएसटी नंबर रहेगा। ठीक है, एक्सेल शीट की बात कर रहा हूँ। कस्टमर का जीएसटी नंबर रहेगा, कस्टमर का नाम रहेगा, नेट अमाउंट रहेगा, नेट अमाउंट या टैक्सेबल अमाउंट। क्या होता है टैक्सेबल अमाउंट? जो 1,50,000 बताया था कि 1 लाख की चीज़ 1.5 लाख में बेच दी, तो जो 1.5 लाख बेची है वो टैक्सेबल अमाउंट है। मैं अभी टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नेट अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट जिसमें टैक्स लगता है वो रहेगा, वो लिख दिए। फिर उसके बाद IGST 18% लिखे, CGST 9%, SGST 9% लिखे, फिर टोटल अमाउंट लिखे। इतना कर दिए। उसके बाद कस्टमर का जीएसटी नंबर लिखे, कस्टमर का नाम लिखे, किस परसेंटेज से जीएसटी कट रहा है, क्या टैक्सेबल अमाउंट, टोटल अमाउंट है, सब उस तरह पूरी एक्सेल शीट बना डाले हर कस्टमर का। सेम चीज़ों को कॉपी पेस्ट करते करते, और कुछ चीज़ अगर कॉपी पेस्ट नहीं हो रही तो मैनुअल भी लिख सकते हैं, पर आप ध्यान से रहिए कि जो भी एक्सेल शीट आपने बनाया है, जो इनवॉइस है, और इनवॉइस जैसे बना है, जिस प्रूफ के साथ बना है, जो अप्रूवल मिला था वो सेल्स वालों से, सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं बन रहा है। मैच कर रहा है, उसके बाद जाकर देखो, वेरीफाई कर बहुत ध्यान से आप एक एक चीज़ कर अपलोड करना है। अपलोड कर दिए, सब कुछ सेव कर दिए। सेव करने के बाद आपको DSC रहता है, उससे आप फाइल कर सकते हैं। DSC ऐसे इतना छोटा सा रहता है, उसको लगाना, कंप्यूटर में लगाओ, और जो पेन ड्राइव टाइप की होती है DSC, तो आपको CA से बात करें तो आपको CA पास मोस्टली होता है, कंपनी फाइनेंस मैनेजर पास। उसको लगाओ, और उसमें फिर लगाने के बाद जब फाइल करेंगे तो एक OTP आएगा, और रजिस्टर्ड नंबर में, जिस नंबर से आप GST नंबर करें हैं, रजिस्टर करें, वो OTP डालो और फाइल करो तो फाइलिंग हो जाती है। सिंपल सी बात। तो जो फाइलिंग हुई है, फाइलिंग करते समय जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू आई है, जैसे मान लिया 1,50,000 बोला हूँ, मान लीजिए 1,50,000 को बेफिकेशन है, मान लीजिए 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, इस तरह बढ़कर बहुत सारी सेल्स हुई हैं, वो उसका टोटल मिलाकर टैक्सेबल वैल्यू 1,50,000 आई है। तो जो 1,50,000 रुपीज़ रहेगा वो आप एक एक्सेल शीट में लिख देंगे। ठीक है, और जब, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब वो 1 लाख रुपए जो मैंने बोला था कि 1,50,000 में 1 लाख माइनस करेंगे, सॉरी मैं एक चीज़ गलत बोल गया, टैक्सेबल वैल्यू नहीं। आप क्या करेंगे, जब आप इनवॉइस अपलोड करेंगे तो उसमें टैक्सेबल वैल्यू होती है, IGST होता है, CGST होता है, SGST होता है। तो IGST, CGST, SGST का जो भी टोटल अमाउंट रहेगा सारे इनवॉइसेस का, मान लीजिए टोटल मिलाकर 27,000 रुपये है। ठीक है, एग्जाम्पल ले, वो कुछ भी हो सकता है, अभी 27,000 रुपये लेकर चलते हैं, ठीक है, 27,000 है, तो 27,000 रुपये आप एक्सेल में लिख देंगे, और टैक्स अमाउंट 1.5 लाख लिखेंगे, 27,000, क्योंकि यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं, ना कि नेट अमाउंट पे कर। नेट अमाउंट तो हमारा बिजनेस का है, टैक्स पे करा जा रहा है, तो 27,000 रुपये लिख दिया आपने एज अ क्लाइंट GST का, ऐसे लिख दिए हैं, ओवरऑल GST 27,000 में IGST भी आ गया, SGST भी आ गया, CGST भी आ गया, तीनों का एडिशन होगा, 27,000 हो गया। अब आते हैं परचेज वाले में, आते हैं। यहाँ तो हमने क्या करा कि वो इन्वॉइसेस सही है कि नहीं है वेरीफाई कर हमने खुद चेक कर लिया, बट अब हम वहाँ की GST कैसे निकालें? क्या जितने भी बिल्स रहते हैं हमको कहीं से मिलते हैं, कुछ भी जहाँ पर भी हमारा GST नंबर रहता है, क्या हम सारे देखो क्लेम कर लें? ऐसे तो हम फ्रॉड भी कर सकते हैं, और फ्रॉड में सही वर्ड बोल रहा हूँ। 27,000 रुपये मान लीजिए क्लाइंट का GST है, आपने सारे बिल का GST उठा लिया, अब वो अगर मान लीजिए हो गया 30,000, 50,000 रुपये का GST हो गया, तो यहाँ तो आपको देखो GST पे ही नहीं करना, आप लिख देंगे और नेक्स्ट मंथ भी बोलेंगे कि मेरा एक्स्ट्रा GST था, नेक्स्ट मंथ भी इतना एडजस्ट कर दो, इस तरह। ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट भी स्मार्ट है, आप स्मार्ट है तो उनसे आपसे 4 गुना आगे ही चलती है, और कैसे चलती है बता देता हूँ। कोई पागल नहीं है कि आपको ऐसे ही क्लेम दे दें, करने बोल देगी। उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, जिसको GST इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं। सिंपल सा मतलब होता है कि आप जब भी कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं किसी से भी, चाहे गुड्स है सर्विसेज, तो आप जो वेंडर रहेगा जहाँ से परचेज कर रहे हैं, उनको GST पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा इन्वॉइस। जैसे यहाँ हम कस्टमर के बदले अपलोड कर रहे हैं, वैसे ही उन लोग को भी अपलोड करना पड़ेगा इन्वॉइसेस। उसमें हमारा GST नंबर बिल में लिखा रहना चाहिए, वो अपलोड करेंगे, और वो जो
इतने इन्वॉइसेस अपलोड करेंगे, मान लीजिए 11th को अपलोड करें तो 14th ऑफ एवरी मंथ है। जैसे 11th, जैसे मान लीजिए अप्रैल की बात करूँ मैं या मार्च की बात करूँ, 11th मार्च को अगर जिसने अपलोड किया है तो 14th मार्च को वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा हमारे जीएसटी पोर्टल में। जाएंगे तो आपको वहाँ लिखा रहेगा जीएसटी 1 और जीएसटी 2 भी लिखा रहेगा। तो अगर वो जैसे अपलोड करते तो हमको जीएसटी 2 में दिख जाएगा। वेंडर ने क्या करा, इन्वॉइसेस को अपलोड कर दिया जीएसटी पोर्टल में, तो हमको क्या हुआ, हम कस्टमर है वेंडर के, तो हमको वो वाला अमाउंट जो है जीएसटी पोर्टल में जीएसटी 2 में दिख गया। हम उसको रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और उसमें जो एक B2B वाला ऑप्शन रहता है, B2C वाला ऑप्शन रहता है, जितना भी आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट रहते हैं सब कुछ चेक करके प्रॉपरली हम उसको क्लेम कर सकते हैं। बट एक और चीज़ है, कहीं ऐसा हो देखो कि हम कुछ मान लीजिए, यहाँ तो वेंडर की बात हो गई, हमने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदा, वहाँ पर जाकर बिल लो दे रहे हैं, बिल में हमने अपना पर्सनल यूज़ का जीएसटी नंबर लिख दिया, जीएसटी नंबर लिख दिया। अभी मैंने क्या बोला, जो भी चीज़ अगर जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट कर रही है आप क्लेम कर सकते हैं, बट ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पस। अगर आपने देखें कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए करा है, प्रोडक्ट खरीदा है, और अगर आपने वो जीएसटी 2B में शो करा और आपने क्लेम कर लिया है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए सेल्स अगर आपने दिखा रहे हैं कि आपकी सेल्स की जीएसटी जो है सिर्फ 27,000 रुपये है, और अगर अभी मैंने क्या बोला कि अगर आप सारे बिल को सबमिट कर देंगे ना, हो सकता है आपको जीएसटी पे ही नहीं करना पड़े। बट आप एक और दिमाग लगा सकते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि देखो कि आपने वेंडर से बात कर ली जहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए, वहाँ पर भी जीएसटी नंबर दे दिया अपना, वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो गई और बोले कि यार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो भी जीएसटी 2B में शो करता है उसको क्लेम कर लो। इस लेवल पे भी वही काम कर रहे हैं, उसको भी फ्रॉड टाइप से बोलेंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि अगर इस तरह कंटिन्यूसली चलता रहा कि सेल्स की जीएसटी कम है, परचेज की जीएसटी बहुत ज़्यादा ही शो कर रही है और आप जीएसटी पे ही नहीं कर रहे हैं, या किसी महीने पे कर रहे हैं, किसी महीने बिल्कुल ही नहीं पे कर रहे हैं, इस तरह सिचुएशन में गवर्नमेंट को जब भी ऑडिट करेंगे ऑडिटर्स ना, एक्सटर्नल ऑडिटर, क्योंकि अब क्या रहता है कि हर चीज़ है ना जीएसटी पोर्टल में जो भी अपलोड करते हैं गवर्नमेंट सब वेरीफाई कर सकती है, उनको सबका डेटा पता रहता है। इस तरह कंटिन्यूसली होता रहा, एक बार रेट पड़ी जीएसटी की है ना, तो उन लोग जब फाइंड आउट कर लिए कि तो उन लोग क्या करेंगे, हमेशा क्लियरली पूछेंगे कि आप दिखा रहे हैं कि इतने सारे जीएसटी देखो का परचेज है, बट आपकी सेल इतनी कम है, प्रूफ दीजिए कि क्या वो आपके एसेट्स हैं, क्या वो आपके एक्सपेंसेस हैं, किस बेसिस में है। अगर आप एक बोले आपके एक्सपेंसेस हैं तो किस बेसिस में देखो हम जीएसटी क्लेम कर रहे हैं, क्या वो पर्सनल यूज़ के एक्सपेंसेस हैं। अगर आप बोल रहे नहीं वो ऑफिशियल पर्पस के एक्सपेंसेस हैं तो किस लिए। अब आप बोल रहे हैं कि मैंने कंप्यूटर्स खरीदे हैं, ठीक है, कंपनी के लिए, और रीसेल पर्पस के लिए खरीदे हैं वो चीज़ें, बट वो कंप्यूटर क्या हो रहा है कि आपने दिखाते थे रीसेल पर्पस, तो अब रीसेल पर्पस के लिए तो उसके लिए डिटेल्स कहाँ पर है, कोई ना कोई डिटेल्स होना चाहिए ना कि कहाँ पर आप किसको सेल कर रहे हैं, या फिर क्या चीज़ें, कि ऐसा ना हो कि आप उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीद लिए वो चीज़ और दिखा दिए बिजनेस में कि जीएसटी नंबर दिखा के आप उसे रीसेल पर्पस के लिए कर रहे हैं, कंपनी में यूज़ करने के लिए कर रहे हैं, और कंपनी में वो चीज़ है नहीं, और कंपनी में है भी तो यूज़ हो रही कि नहीं हो रही, वो फिर उस लेवल पे वेरीफाई करेंगे। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप ऐसी चीज़ मत करिए, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, आप वही चीज़ क्लेम करिए उसी में, देखें भले आप जीएसटी नंबर दे रहे हैं, क्लेम क्लेम मतलब वही होता है कि 27,000 जो हमने क्लाइंट का जीएसटी था उसमें कितना माइनस कर रहे हैं। अगर आप उसमें ज़्यादा अमाउंट माइनस करेंगे, मतलब उससे थोड़ा बहुत कम रहेगा तो कम जीएसटी पे करेंगे, तो आपके मन में लालच आएगा कि यार ज़्यादा आप कम जीएसटी पे करना पड़े, तो आप क्लेम ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपको नोटिस आ जाए जीएसटी का। तो इट्स बेटर कि आप क्लेम वही करिए जो ऑफिशियल पर्पस के लिए हो, जो आप कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हैं या रीसेल पर्पस के लिए हो रहा है, उसी में आप क्लेम करिए, और किसी चीज़ में नहीं। अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो अपने सीए से पूछिए क्या इसमें हम जो जो हमारे एसेट्स है उसमें जीएसटी एज पर टूडेज डेट, आज के डेट, भले मैं आज में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता कल वो रेलिवेंट कुछ चीज़ें ना हो क्योंकि रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो आप हमेशा वो अपडेट करते रहिए अपने को। सीए से पूछिए कि एज पर करंट रूल्स क्या हम इसको क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आप पूछिए, ध्यान से करिए। आप वाले सीए, अगर सीए भी मान लीजिए
कर रहा है कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो आप उनसे थोड़ा सा आप ये चीज़ नॉलेज खुद, आप ऐसा बिजनेसमैन है, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप जब जीएसटी कोई पे कर रहा है, सीए पे कर रहा है, अकाउंटेंट पे कर रहा है, तो आप उनसे मंथली पूछिए या 3 महीने में एक बार पूछिए कि उसको बाइफिकेशन दो कि तुमने जो क्लेम करा है किस तरह क्लेम करा है, उसका प्रूफ दो, चाहिए क्या क्या बिल थे, थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ें ना जाकर वेरीफाई करिए, क्योंकि कल अगर नोटिस आता है तो लॉस आपका होगा, आप उनको कंपनी से निकाल सकते हैं बट पॉइंट है लॉस आपको हो जाएगा। और सेम चीज़ आपको खुद भी नहीं करना है ये चीज़ें कि आपको अननेसेसरी क्लेम कर लें और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर मान लीजिए ऑफिशियल पर्पस में अगर आप क्लेम कर रहे हैं जीएसटी 2B में जितने भी इन्वॉइसेस हैं वेंडर ने अपलोड किए हैं, आपने सबका टोटल करा, उसमें फाइंड आउट करा कि आपको सिर्फ 18,000 रुपये के इन्वॉइसेस हैं, 18,000 कुछ भी हो सकता है, मैं 18,000 लेकर चल रहा हूँ, 1 लाख का 18% 18,000 रुपये, तो 18,000 रुपये का देखूँ एक्चुअल क्लेम कर सकते हैं जो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हुआ था, परचेज हुआ था। तो हुआ क्या, 27,000 रुपये क्लाइंट का जीएसटी है और 18,000 रुपये वेंडर का जीएसटी है। तो 27,000 माइनस 18,000 जब करेंगे तो 9,000 रुपये आएगा, 9,000 रुपये का उसको टैक्स पे करेंगे। तो होता क्या है, अब कैसे हो, जब हम इनवॉइस अपलोड करते हैं जीएसटी पोर्टल में, उसमें उसको जीएसटी 1 कहा जाता है, मोस्टली वो 11th को होता है ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, 11th को होता है जीएसटी 1 अपलोड करा जाता है। और जब हम गवर्नमेंट को टैक्स जो पे करते हैं, अब 18,000 जो ये 27,000 रुपये जो था अमाउंट है क्लाइंट का जीएसटी था, वो हमने अपलोड कब करा, 11 तारीख को 27,000 रुपये। 18,000 की बात करूँ, ये कैसे पता चला हमको, ये 14 तारीख को पता चला। कैसे पता चला, जैसे हमने कस्टमर के बदले अपलोड किया है इन्वॉइसेस, वैसे हमारे बदले वेंडर जो इन्वॉइसेस रेस करेगा हमको, वो अपलोड करेगा, जो भी इन्वॉइस रेस करता है ना दूसरे को, वो अपलोड करता है जीएसटी पोर्टल में। तो जब उन लोग अपलोड करेंगे ऑफिशियल, ओनली एंड ओनली ऑफिशियल पर्पस के लिए इन्वॉइसेस जो भी अपलोड करेंगे जीएसटी पोर्टल में, वो जो हम जीएसटी 2B में 14th को 11th को हमने अपलोड करा, ऐसे ही उन्होंने भी 11th को अपलोड किया, तो हमको जीएसटी 2B में शो कर रहा है कि हम क्लेम कर सकते हैं कितने, 18,000 रुपये। तो क्या होगा उसके बाद, ये दोनों जब रहेंगे कि 27,000 माइनस 18,000 इक्वल्स 9,000 रुपीज़, 9,000 हमको कब पे करना, 20 तारीख को, जैसे आज 20 तारीख है तो आज ड्यू डेट है, जीएसटी की ड्यू डेट है, तो होगा क्या, 9,000 रुपये हम क्या करेंगे, जीएसटी 3B में जाएंगे, वहाँ पर आजकल तो ऑटो पॉपुलेट भी हो जाता है, और उसमें नहीं हो रहा कोई रीज़न से, तो आप खुद भी डाल सकते हैं वेरीफाई करके 27,000 रुपये क्लाइंट जीएसटी है, जस्ट एग्जाम्पल पर मैं 27,000 बोल रहा हूँ, अमाउंट कुछ भी हो सकता है एक्चुअल जो, माइनस वेंडर का जीएसटी 18,000 रुपये, तो पेपर अमाउंट 9,000। अगर ऑटोमेटिकली भी हो रहा है तो आप भी फिर भी एक्सेल शीट में जाकर वेरीफाई करिए कि जो एक्सेल शीट का अमाउंट है और जो भी सॉफ्टवेयर डेटा है, सब जो वेरीफाइड डेटा है हर चीज़ें, वो रजिस्टर 3 में शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए आपने लास्ट टाइम लेट पेमेंट करी है तो आपको जीएसटी इंटरेस्ट भी लगेगा, तो आपको मान लीजिए लास्ट मंथ में लेट 20 के बाद अगर पेमेंट करी जीएसटी को, जितने दिन का लेट होता है उसमें जीएसटी लेट फीस भी लगती रहती है, तो वो भी अगर आपको ऐड कर जाएगी, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप टाइमली जीएसटी पे कर दे तो कर दें। तो जीएसटी 3B में ये चीज़ शो होता है, तो आप फिर आपको क्या करना है कि वहाँ पे नाउ में क्लिक कर किस बैंक अकाउंट से, नेट बैंकिंग से किस तरह की पेमेंट करनी है आप कर सकते हैं, पेमेंट कर उसका जीएसटी चालान डाउनलोड होता है, तो जीएसटी चालान आप पे कर सकते हैं ऑटोमेटिक। जब जीएसटी 3B में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब जीएसटी 2B माइनस जीएसटी 1 का जो डेटा रहता है फाइनली पेबल अमाउंट, उसका एक चालान बन रहा था, चालान के थ्रू देखो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। चालान को आप एक बार और वेरीफाई कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट से या टैली डेटा से या सॉफ्टवेयर, कोई और जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, चेक कर आप फाइनली उसको पेमेंट कर देंगे। तो और उसके बाद वो रजिस्टर 3B है, उसको भी आप फाइलिंग, जैसे रजिस्टर 1 फाइलिंग होती है, रजिस्टर 3B फाइलिंग कर देंगे। तो और फाइलिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जो भी डेटा अपलोड कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। सही है गलत है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी बाद में, अगर वो ऑडिट करने आएंगे, ऑडिटर डिसाइड करेंगे। तो अब क्या ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए हर चीज़ है ना, कि हम जो अपलोड कर रहे हैं वो दूसरा वाला क्लेम कर पाएगा तभी।
सिंपल सी बात है। तो वो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ही गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप पे कर रहे हैं तो वो जो पेमेंट कर रहे हैं उसको जीएसटी पोर्टल में अपलोड करिए। हर चीज़, जब फाइलिंग इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं या जीएसटी उसकी पेमेंट कर रहे हैं, दोनों चीज़ अपलोड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि वो उसकी फाइलिंग हो रही है। फाइलिंग मतलब वो डिटेल्स अपलोड हो रही कि नहीं हो रही है प्रॉपरली। तो कल अगर जाकर मान लीजिए गवर्नमेंट ने अगर पूछा ऑडिटर के थ्रू कि आपकी बुक्स में इतना जीएसटी पेमेंट होना चाहिए, उन लोग वेरीफाई करे, ऑडिट करे, और जीएसटी पोर्टल में इतना है, अब मिसमैच हुआ तो लोग पूछेंगे क्यों हुआ है। अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे फिर आपको जीएसटी पेनल्टी पे करना पड़ेगा, वो टैक्स पे करना पड़ेगा, क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। अगर मान ली गलती हुई है तो उसको रेक्टिफाई करिए, और गलती नहीं, और मान लो उसको पे करना तो पे करिए, फिर इंटरेस्ट पे करिए, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए बेटर कि आप जीएसटी रिकन्सिलेशन कंटिन्यूसली करते हैं। जीएसटी रिकन्सिलेशन सिंपल होता है कि जो भी आपने अपलोड किया है, जो भी आपका जीएसटी डेटा है एक्सेल शीट में, जीएसटी 1, जीएसटी 2B और जीएसटी 3B का जो भी डेटा फाइनल, जो भी पेमेंट हुई है आपकी, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस और एक्चुअल पेमेंट हुआ, ये तीनों चीज़ जो जीएसटी का पोर्टल का डेटा है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये दोनों, तो आपको ये चीज़ वेरीफाई करनी है। ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी देखते हैं। इस ये एडवांटेज जीएसटी होता है सिंपल टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम को बहुत सिंपल बना देते हैं कि बहुत क्लियर है कि देखो कि अब बहुत सारे टैक्सेस नहीं लगेंगे, सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा जीएसटी, हर जगह लगे जीएसटी, तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन से फाइलिंग है वो एक ही है, 10 जगह नहीं कि वैट के लिए अलग दिमाग लगाना है, सर्विस टैक्स से अलग रूल्स रेगुलेशन पढ़ना है। यहाँ जीएसटी मतलब जीएसटी है, सिर्फ परसेंटेज डिफरेंट है उसके, बाकी सबका और सब कुछ सेम ही है। तो इस टैक्स सिस्टम को सिंपल कर दिया है। इसने रिमूव्स मल्टीपल टैक्सेस कर दिया है। डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगते थे, जब वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी, डिफरेंट एक टैक्स लगता था, उसके टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, जो कास्केडिंग इफेक्ट था जो मैं शुरुआत में बताया, वो चीज़ रिमूव कर दिया। तो अल्टीमेट जो बर्डन था वो दूर हो गया कस्टमर के ऊपर। रिड्यूसेस टैक्स इवेशन, पहले क्या होता था, इतना स्ट्रिक्ट फाइलिंग नहीं थी हम्म, तो होता क्या था कि बहुत सारे टैक्स इवेशन हो, टैक्स में टैक्स की चोरी हो जाती थी बहुत सारी। बट अब इस तरह का हो गया है कि अगर, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने इन्वॉइसेस यहाँ जीएसटी वन में अपलोड किए हैं 30,000 रुपये के, और यहाँ पर आप दिमाग लगा रहे हैं कि आपने बिल दे दिया है वो चीज़ें, पर्सनल यूज़ के लिए बिल, पर्सनली यूज़ के लिए कोई गुड्स सर्विस खरीदी है, और वहाँ पर अपने अपना जीएसटी नंबर दे दिया, उसको भी क्लेम कर लिया। अगर आपने जैसे क्लेम करा और टैक्स पे करा, इस तरह कंटिन्यूसली देखते रहे, तो अगर आपने कम टैक्स पे कर रहे हैं, हम्म, कम टैक्स पे कर रहे हो, यहाँ दिख रहा है सेल्स आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही है, बट फिर भी टैक्स आप कम पे कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को जब जैसे डाउट होगा, ऑडिटर का जब भी आकर चेक करेगा तो उसमें पेनल्टी लगा देगा, और फिर आपको फाइन देना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम बहुत सारी होगी उनके रूल्स रेगुलेशन। इसलिए वो टैक्स एवेशन जो होता है ना, इसी डर से अब, इसलिए आप बहुत देखे होंगे कि जीएसटी की भी रेट पड़ती है बहुत जगह, मतलब फेक जीएसटी नंबर से देखो कंपनी चलती रहती है, छोटे मोटे बिजनेस चलते रहते हैं, इसलिए टैक्स की चोरी पकड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है, मैं इनवॉइस को अपलोड कर रहा हूँ तो ऐसा, वो दूसरी पार्टी जो है वो भी जीएसटी पोर्टल में जाकर चेक कर सकती है। अगर तो अगर मैं सही अपलोड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी मेरे को दूसरी पार्टी बोल सकती है कि आप गलत अपलोड कर रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे पास बिल है तो मैं मेरा जीएसटी नंबर सब कुछ जो मैं चाहूँ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस तरह का है कि जो भी आप करेंगे दूसरी पार्टी देख सकती, गवर्नमेंट देख सकती, तो आपको थोड़ा डर रहेगा गलत काम करने करना चाह रहे हैं। प्लस अगर आप गलती भी बहुत बार करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस बेटर कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो बड़ा ध्यान से करिए और ईमानदारी से करिए, क्योंकि आपने थोड़ी बेईमानी करी, या अच्छा गलत की बात नहीं, आपने बेईमानी करी तो आप फंस भी जाएंगे, क्योंकि अब रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गए और चीज़ ऑनलाइन हो गई है, ये चीज़ है। तो इसलिए टैक्स एवेशन होता है, कम हो गया है, टैक्स जो चोरी होता था उससे वो कमी आ गई है इससे। ट्रांसपेरेंट बिलिंग, जैसे मैंने बताया था कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जीएसटी अपलोड कर रहा हूँ इनवॉइसेस को पोर्टल में, दूसरी पार्टी तभी क्लेम कर सकती है, तो वो ट्रांसपेरेंसी हो गई है।
बहुत ईजिली हो गया है कि क्लेम करने में भी, और सेकंड चीज़ है कि पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। ऐसा नहीं कि मेरी वर्बल चीज़ में भरोसा कर रहे हैं, कि जो भी मैं कर रहा हूँ दूसरी कंपनी में पता चल रहा है। तो इससे ट्रस्ट बिल्ड भी होता है, ट्रांसपेरेंसी भी होती है। ये चीज़ फ़ायदा हुआ बिजनेस को, फ़ायदा होने लगा है। इससे हुआ कि बूस्ट बिजनेस ने इकॉनमी। अब क्या होता है कि जब ट्रांसपेरेंसी हो गई तो इसको क्या है कि सब जीएसटी पे कर रहे हैं, चाहे डर के मारे हों, चाहे ईमानदारी हो, चाहे कोई भी हो। तो अब जब जीएसटी पे कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, कंपनीज भी हो रही है, बाकी लोग जो नॉर्मल एम्प्लॉय लोग हैं वो तो कोई खरीदते हैं उसमें तो जीएसटी पे करते ही करते हैं। तो क्या इकॉनमी बूस्ट हो रही है, बूस्ट हो रही है, गवर्नमेंट को फ़ायदा ही हो रहा है। सेकेंड चीज़ है, पहले बहुत दिक्कत होती थी कि जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होते थे, तो जहाँ पर एग्जैक्टली प्रोडक्ट सर्विस आ रहे हैं उनको क्लेम करने में दिक्कत होती है। यहाँ पर इस तरह की हर जगह अगर आप गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट कर दीजिए एक जगह दूसरी जगह, हर दोनों कंपनीज दोनों जगह में, कहीं हर जगह में क्लेम कर सकती है जीएसटी। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ उन लोग भी, वेंडर्स भी खुश हैं, और यहाँ पर कम गवर्नमेंट है वो भी खुश है, क्योंकि उनके पास भी टैक्स आ रहा है, वो डेवलपमेंट कंट्री में लगा पा रही है। दुखी वही हैं जो चोरी उस समय भी करते थे, आज भी चोरी करते हैं। जिनके मन में खोट है वो, उनको दिक्कत होगी, सिंपल सी बात है। आपको जो बेसिक क्वेश्चंस करना गवर्नमेंट से, वो आपका राइट है, आप करिए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। बट बात है कि अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं तो उसको टैक्स रिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए, तो आप उसको पे करना चाहिए, वो भी ईमानदारी से पे करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला नहीं जा रहा। आप अगर आप देखें भी आसपास तो वो डेवलपमेंट हो रहा है जी। ऊपर से इतनी पॉपुलेशन है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक दिन में अमेरिका एक कंट्री बन जाए। धीरे धीरे होता है वो चीज़। तो पॉजिटिव। और सेकंड चीज़ है कि सिंपल सी बात है कि हमेशा कंप्लेन मोड में नहीं रहना चाहिए। आपको लग रहा है कि अगर आप जीएसटी पे कर रहे हैं, आपको ये फैसिलिटी मिलना चाहिए, ये फैसिलिटी मिलना चाहिए, तो पहले देखिए कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कंट्री को। आप क्या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जिससे बाकियों का ग्रोथ हो, बाकी की नॉलेज बढ़े, बाकी समाज में कुछ अच्छी चीज़ें हों। पहले खुद कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करिए, उसके बाद सवाल उठाइए वो चीज़। और सवाल उठाते भी रहेंगे क्या फ़ायदा, आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। इट्स बेटर पॉजिटिव बात करिए, पॉजिटिव चीज़ें देखो, लर्न करिए, पॉजिटिव चीज़ सिखाइए। और ताकि क्या सब लोग सीखेंगे ना, तो जब जब लर्न करेंगे नई नई चीज़ें, उस लर्न करेंगे तो फिर उसका ज़्यादा अर्न भी करेंगे। अर्न करेंगे, अपने आप इकॉनमी बढ़ेगी। उसमें भी भले आप टैक्स पे कर रहे हैं, बट आपकी भी इनकम बढ़ रही है। तो फिर आप ये गवर्नमेंट से नहीं बोलेंगे कि तुम मेरे लिए ये करो, मेरे लिए करो, क्योंकि आप अपने को सेल्फ इम्प्रूव कर रहे हैं। जो है उसको वैसे ही रहने दीजिए। आपका सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव रखना है, इम्प्रूव करते रहना है, और ईमानदारी से चलते रहना चाहिए। क्योंकि बेईमानी आप करेंगे, और टैक्सेस में कुछ भी, कुछ दिन तो चल जाएगा, बट एक समय के बाद इस तरह का आएगा कि आपको कहीं ना कहीं जेल हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती, एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ सकता है, पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। क्या मतलब, इट्स बेटर ईमानदारी से चलिए उस चीज़ में। हम्म। अब आते हैं हु नीड्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन गुड्स और सर्विस टैक्स दोनों केसेस में होता है। अगर गुड्स में अगर 40 लाख का टर्नओवर है किसी कंपनी का, गुड्स अगर परचेज सेल करते हैं, तो उनको जीएसटी नंबर कंपलसरी होता है। और सर्विसेज केस में अगर 20 लाख रुपए मिनिमम अगर लिमिट है, टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अब इसमें आते हैं कि देखें कि मान लीजिए जैसे मैं बोला था कि 30,000 रुपये जीएसटी है क्लाइंट का, और वेंडर का जीएसटी 20,000 रुपये, तो 10,000 रुपये फाइनली टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को है। बट बात है कि ये चीज़ें ना, जो मैं कह रहा था कि इन्वॉइस को अपलोड करना है, तो इन्वॉइस मतलब क्या, उसमें कैसे जीएसटी आता है, क्या चीज़ होता है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, चाहे वैट, चाहे वो कस्टमर को हम इन्वॉइस रेज कर रहे हैं या फिर वेंडर से हमको इन्वॉइस मिल रहा है, दोनों इन्वॉइस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, सबको सेम रहता है। कस्टमर को रेज करा तो वह कस्टमर का
नाम रहेगा और एड्रेस रहेगा जीएसटी नंबर। यहाँ पे वेंडर के समय वेंडर का एड्रेस रहेगा, जीएसटी नंबर, एड्रेस रहेगा। इतने ही मोस्टली डिफरेंस रहता है। बैंक डिटेल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस, बाकी सब मोस्टली सेम रहता है। कुछ प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस रहता है, बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग सेम रहती है। बट टैक्स क्या होता है, जब भी अगर टैक्स कोई भी इनवॉइस आता है तो आपको क्या चेक करना है, ऊपर अगर आप देखिए टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस लिखा रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कस्टमर या वेंडर कोई भी बिल वो चीज़, चाहे आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं डिपेंड, उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए, उसका पूरा नाम लिखना होना चाहिए, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड जो भी है। आप पता कैसे चलेगा कि वो सही है कि नहीं है, आप जीएसटी नंबर जाइए सर्च करिए तो पता चल जाएगा। वो जीएसटी नंबर लिखा है वो सही होना है, सही है कि नहीं है वो आप चेक करिए। गलत है तो उनको बोलिए कि सही है, आप मेंशन करें, ठीक है। अपनी कंपनी का पूरा नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस लिखा है कि नहीं लिखा है, सही जीएसटी नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा तो उनको बोलिए सही जीएसटी नंबर लिखिए, या फिर आप इनवॉइस रेज करें तो अपना सही जीएसटी नंबर लिखिए। उसके बाद प्रोडक्ट या सर्विस है जो भी वो डिटेल्स डालिए। प्रोडक्ट है तो HSN कोड डालिए, सर्विस है तो SSC कोड डालिए। ये HSN कोड SSC कोड क्या होता है, ये 4 डिजिट 6 डिजिट 8 डिजिट के कोड्स होते हैं फाइंड आउट करने के लिए किस टाइप की सर्विसेज है पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत टाइप की सर्विसेज होती हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसे पता चलेगा कि ये सर्विस किस नेचर की है। जैसे मान लीजिए IT कंसल्टेंसी सर्विस कोई है तो उसका जो ऐसे SSC कोड होता है 998314 होता है। तो ये IT कंसल्टेशन है सर्विसेज के अंदर आता है। इस तरह फाइंड आउट करने के लिए कि गवर्नमेंट की ये जो सर्विस है किस कैटेगरी में प्रोवाइड हो रही है और उस कैटेगरी के हिसाब से जीएसटी नंबर लग रहा है कि लग रहा है। तो मैं सर्विसेज में तो पता है 18% लगता है। मान लीजिए सर्विसेज बात करूँ, इसमें मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का नेट अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है। सेम स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन है तो CGST SGST लगेगा, और डिफरेंट स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन है तो IGST लगेगा। उसका टोटल अमाउंट लिखा जाएगा नीचे, जो नेट और टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST रहेगा, उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट लिखा जाएगा। फिर टोटल अमाउंट इन वर्ड्स लिखा जाएगा। फिर ये वेंडर या कस्टमर का जो भी बैंक डिटेल्स रहेगा वो लिखा जाएगा। वेंडर कस्टमर के सील सिग्नेचर रहेंगे पूरा। ये इसको इनवॉइस बोलेंगे। सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस हमारी सील नहीं है तो वहाँ लिख कर आना चाहिए दिस इज सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस हेंस नो सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, ये लिखा होना चाहिए। अगर सिग्नेचर नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए सिग्नेचर भी नहीं है ये भी नहीं लिखा है तो आप पूछिए कि सील आए। सील मतलब ये होता है, सिग्नेचर मतलब ये होता है कि वो जो इनवॉइस है वो वेरीफाई होकर आया है कि नहीं आपके पास कहीं से भी। ऐसा नहीं हो कि इनवॉइस तो कोई भी बना देगा, तो बड़ी बात नहीं होती है, बट उसको ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है वो वेरीफाई करने में सील सिग्नेचर होना चाहिए। वो एक प्रूफ रहता है कि मैनेजमेंट ने या जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है कंपनी में उसने वेरीफाई करा है कि प्रोडक्ट सर्विस मिला है कि नहीं मिला है। क्योंकि आप उस इनवॉइस को पेमेंट जब करेंगे या जीएसटी नंबर चेक कर कुछ भी करेंगे, क्यों करेंगे, हम जैसे फाइनेंस लोगों का काम तब स्टार्ट होता है जब कोई बिजनेस हो रहा है। अब कोई बिजनेस हो नहीं रहा है, आप फिर भी देखो आप एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुआ नहीं कुछ भी, इनवॉइस फेक इनवॉइस आ गया आप पेमेंट कर दे तो बेवकूफ़ी है ना, वो काम नहीं करना है। आपको ये भी पता है ऐसा, भले कई लोग बोले कि हमारा काम नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा वेरीफाई करना है। अगर आपको ग्रो करना है एग्जीक्यूटिव से फाइनेंस मैनेजर के लेवल पे, तो आपको जब एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो तब भी आपको इस तरह का एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि जो भी आप कर रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं कि वो चीज़ एक्चुअल में हुई है कि नहीं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। जो मैं शुरुआत में बोला था इस वीडियो के, जब क्वेश्चंस करेंगे तो ही आपको फाइंड आउट करने मिलेगा। तो उससे मैनेजर्स भी कुछ रहेंगे कि हाँ इस बंदे या बंदी का दिमाग खुद का है। ऐसा नहीं हो कि ब्लाइंडली जो बता दिया बुक से नॉलेज है उसके बेसिस में कंटिन्यूसली ये बता रहा है। प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस के बेसिस में वो बात कर रहा है, कुछ लॉजिक बेस्ड बात कर रहा है। तो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा कि ताकि पता चल सके कि वो इनवॉइस वैलिड है कि नहीं है, सील सिग्नेचर हो, उसके पीछे प्रूफ लिखा हो कि नहीं हो। मैं अकाउंट्स पेबल अकाउंट रिसीवेबल के जो वीडियो था अभी कल परसों मैं बनाया था उसमें भी इसके बारे में डिस्कस किया था, प्रूफ्स के बारे में आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं।
और सेकंड चीज़ है कि जैसे मैंने मतलब शुरुआत में बताया था कि कोई वेंडर ने जीएसटी फाइल की है कि नहीं करी है, तो पता कैसे करें। तो एक और चीज़ है, देखिए अगर बाई चांस तरह हो कि आप ईमानदारी से जीएसटी को इनवॉइस जो भी आया उसको अपलोड कर रहे हैं जीएसटी पोर्टल में, बट वेंडर क्या कर रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, बहुत आराम से बोल रहा है, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, वो इन्वॉइसेस को जीएसटी पोर्टल में अपलोड नहीं कर रहा। मैं वैलिड इन्वॉइसेस बात कर रहा हूँ ऑफिशियल ट्रांजेक्शन की। ऑफिशियल ट्रांजेक्शन होने के बाद भी वेंडर अपलोड नहीं कर रहा और हम क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। और क्लेम नहीं करना मतलब ये होता है कि यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट तो है ही, मतलब 30,000 रुपये, वहाँ पर अगर वो अपलोड कम करेगा इन्वॉइसेस को वेंडर, अलग अलग वेंडर्स, तो होगा क्या कि यहाँ का अमाउंट है ना कम होगा वेंडर का, तो हमको जीएसटी उस पर्टिकुलर मंथ में ज़्यादा करना एक बढ़िया, भले फ्यूचर में टोटल अगर आप देखें पूरे साल का वो इक्वली रहे, बट हमको ज़्यादा वो पर्टिकुलर मंथ में ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो हमारी क्या हो, कैश फ्लो पोजीशन में भी दिक्कत आएगी, जो मैंने कल के वीडियो में डिस्कस भी किया था। कैश फ्लो में ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा पैसा जा रहा है बैंक से। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी इस तरह सिनेरियो हो, आप उनको पोलाइटली बोलिए कि आप प्लीज़ अपलोड करिए, 1 बार 2 बार वो, अगर वो फिर भी नहीं कर रहे हैं तो आप, गवर्नमेंट ने राइट दिया है, आप सिंपल सी बात, जब आप पेमेंट कर रहे हैं ना, तो अब जीएसटी का जो वेंडर जो भी इन्वॉइस देता है, मान 100 रुपये का इन्वॉइस दिया, उसमें 18 रुपये जीएसटी है, 118 रुपीज़ इन्वॉइस है, आप क्लियर करिए, उसमें 100 रुपये उसको पे करिए, 18 रुपये होल्ड कर दीजिए, मत बताइए, क्योंकि आपने ऑलरेडी वार्निंग कर चुकी है, 1 बार 2 बार 3 बार वार्निंग कर चुकी, प्यार से ईमेल से फॉलो अप करके वो फिर भी अपलोड नहीं होल्ड करिए, क्योंकि जब आप होल्ड कर देंगे ना, जब उसका कम पैसा आएगा तो वो अपने आप से आएगा वापस कि आपने फनी या तुमने क्यों करा है, क्यों होल्ड किया है। तो आप सिंपल होते, मैंने मेल किया था और गवर्नमेंट का रूल ये भी है, देखिए आप अपलोड करिए, अपलोड करिए, मैं तुरंत पेमेंट कर देता हूँ। तो अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आप तुरंत पेमेंट मत करिए, आप रुकिए, बोलिएगा अब अभी अपलोड करें हैं, वो नेक्स्ट मंथ जब जीएसटी 2B में शो करेगा मुझे, जब मैं उसको क्लेम कर लूँगा ना, फाइनली जब रजिस्टर 2 में शो करके मैं क्लेम करूँ प्रॉपरली, वो एक्चुअल डिटेल्स सब कुछ करेक्ट है कि नहीं है इनवॉइस के थ्रू, तो ही जाकर मैं देखूँ रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट करूँगा। उन्होंने क्लियरली बोल दीजिए। और ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैंने इस तरह का बहुत सारी प्रीवियस कंपनियों इंक्लूडिंग करंट कंपनी में मैं कंटिन्यूसली कर देता हूँ। मैं एक आध वार्निंग करता हूँ, उसके बाद उसके कंट नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली जीएसटी होल्ड। यहाँ तक कस्टमर्स भी हमारे साथ यही करते हैं, क्योंकि बिजनेस हो रहा है नेट अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर, जीएसटी के ऊपर नहीं हो रहा है। क्लियर है, देखिए कि यहाँ पर सब लोग बिजनेस करने बैठे हैं, भले हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, पर वो पे कर रहा है तो हमको एडिशनल क्यों पे करें, जब हमारा राइट है कि हम क्लेम कर सकते हैं, बस सामने गलती के कारण हम क्लेम नहीं कर पा रहे, तो ये तो मतलब नहीं निकला उस बात में। तो इट्स बेटर, अगर वो नहीं अपलोड कर रहे तो आप जीएसटी अमाउंट को होल्ड कर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। एक ये तरीका होगा। सेकंड तरीका ये हो गया कि अगर आपको बीच में नहीं होल्ड करना है, तो मान लीजिए कंटिन्यूसली बिजनेस चल रहा है, कोई लास्ट वाला जब ट्रांजेक्शन पता चल रहा है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहा है, कोई भी काम का लास्ट बिल है, तो तब उस समय आप पूरे साल का ट्रांजेक्शन देख लीजिए कि जितने भी हैं वो अपलोड हुए कि नहीं हुए जीएसटी पोर्टल में। अगर अपलोड हुए, आप क्लेम कर लिए तो ठीक है। अगर आपने वाले 10 बिल मिले, 10 में 9 क्लेम कर लिए, 1 नहीं क्लेम करा, या 8 क्लेम कर लिए, 2 रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे, तो आप वेरीफाई करिए। कभी कभार ऐसा होता है कि मान ली MM02 लिखा हुआ है इनवॉइस नंबर, बट उसने वेंडर ने 02 लिखा हुआ है, इनवॉइस डेट सही है, अमाउंट सही है, वेंडर नाम, जीएसटी नंबर सब कुछ सही है। इस तरह के एक्सेप्शन केस में भी आप मैनुअली चेक कर सकते हो, क्लेम कर सकते हैं, इतना भी डीप नहीं जाना है वो जी, इस लेवल पे भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो अगर फिर भी अगर आप कुछ भी नहीं मैच कर रहा है 2 इन्वॉइसेस का, तो आप फाइनली आप क्या करिए कि वो दो जो जीएसटी अमाउंट है, जो आपने पहले ऑलरेडी पे कर चुका गवर्नमेंट को, वो जो जीएसटी अमाउंट है और जो लास्ट इनवॉइस है का इनवॉइस है, वो सब आप अमाउंट होल्ड कर दीजिए और उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए। कई केसेस होते हैं, जैसे रिसेंटली अभी हुआ था, अभी कुछ प्रीवियस कंपनी से, लेटेस्ट कंपनी में सर एक चीज़ हुई थी कि वेंडर फोर्स कर रहा था कि जीएसटी अपलोड नहीं किया था, और फिर भी फोर्स कर रहा था कि हमको पेमेंट करो नहीं तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ये वो इनडायरेक्टली धमकी मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू कर रहा था, बहुत प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों ने हार नहीं मानी,
मैंने क्या करा, मैंने सीए से बात करी। मैंने क्या करा, सीए ने बताया कि एक रूल इस टाइप से है, जो मैंने कल के वीडियो में, कल और परसों वीडियो में बताया था, कि जीएसटी पोर्टल में आप जाएंगे, वहाँ सर्विसेज ऑप्शन रहता है, सर्विसेज में क्लिक करेंगे तो कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स रहता है। वहाँ पर उस वेंडर का जीएसटी नंबर अपलोड करूँ, इनवॉइस नंबर लिखो, इनवॉइस डेट लिखो, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, टोटल अमाउंट, और जो भी प्रूफ है इनवॉइसेस का, इनवॉइस रिलेटेड जितने प्रूफ है अपलोड करिए, और डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए कि कब से पेमेंट अपलोड नहीं कर रहा है, क्या है वो सब चीज़ें, क्या क्या बोल रहा है, ईमेल प्रूफ सब कुछ अटैच कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं से ये चीज़ पढ़ा था कहीं पर, मैंने सोचा एक बार इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। मैं इम्प्लीमेंट करा, विद इन कुछ मंथ्स बाद है ना, वो वेंडर ने फाइनली जीएसटी अपलोड कर दिया, तो धमकी दे रहा था। और हुआ कि हमने क्लेम भी कर लिया वो, और क्लेम करने के बाद वो जो फाइनल जो अमाउंट जो पे करना था उनको, हमने पे भी कर दिया। तो ये चीज़ मैंने पढ़ा था, वो एक्चुअली क्यों कर दिया, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जाता है उनको कि आपने जीएसटी इनवॉइस जो रेस किया है उसको अपलोड नहीं करा है, तो आपको फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह कुछ नोटिफिकेशन जाता है। और ये एक और चीज़ है, मैंने जो पढ़ाई करी थी इसके बारे में, कि जब भी अगर वो वेंडर जाएगा अगर लोन लेने के लिए, बिजनेस लोन लेने के लिए, तो जब वो जीएसटी की हिस्ट्री जब चेक करी जाती है उनकी है, अगर कंपनी बिजनेस लोन ले जाए तो जीएसटी की हिस्ट्री चेक करी जाती है, अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उसमें अगर उसमें डिफ़ॉल्ट लिख कर आया तो उनको लोन भी नहीं मिलेगा, ये भी प्रॉब्लम होगी, तो उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता है। थोड़े सा अमाउंट सेव करने चक्कर में वहाँ लाखों का नुकसान हो सकता है। इसलिए भी अगर कोई इस तरह नहीं कर रहा, कोई फोर्स कर रहा, तो आप सिंपल से जाइए, गवर्नमेंट अथॉरिटी दी है कि आप अपलोड कर दीजिए। ये चीज़ होता है, जैसे मैं बताया था कि कोई क्लाइंट पेमेंट नहीं कर रहा तो भी आप ये कर सकते हैं, कोई इनवॉइस अपलोड नहीं कर रहा है और बार बार बोलने पे या प्रेशराइज भी कर रहा है, तो आप अपलोड कर दीजिए, आप शांत रहिए। उसके बाद है अपने आप उनको प्रेशर इनडायरेक्टली फेस होगा, तो अब वो अपने आप से अपलोड करेंगे, तो आप ये कर सकते हैं। हम्म। अब इसमें जीएसटी में एक और चीज़ होती है, आरसीएम फैसिलिटी होता है। देखिए होता क्या है कि जो भी सेल्स करता है इनवॉइस, सेल्स करता है, हम्म, मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, मैंने इनवॉइस रेस करा अपने कस्टमर, मैं वेंडर हूँ, मैंने इनवॉइस रेस करा कस्टमर को, हम्म, तो क्या होगा, उनके बदले हम जीएसटी पे करेंगे, ठीक है। उनसे चार्ज किया जीएसटी 18% लिखा, और इनपुट क्लेम करके हम पे कर देंगे। ये नॉर्मल चीज़ होती है कि इनवॉइस रेस करा, वहाँ से इनवॉइस आया वेंडर तरफ से, डिफरेंस अमाउंट है क्लाइंट माइनस वेंडर जीएसटी इक्वल्स टू नेट पेबल जीएसटी जाएगा, पे कर देंगे। आरसीएम में क्या रहता है कि अगर हमने कोई सर्विस ली है कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी से, तो हम उन पे क्या कर सकते हैं, जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। हमको अपनी पॉकेट से, कंपनी की पॉकेट से जीएसटी को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जांपल दूँ, जैसे हमारे एडवोकेट की फ़ीस दे रहे हैं हम, कुछ भी हैं ऑफिशियल पर्पज से कोई एडवोकेट की फ़ीस दे रहे हैं, उस केसेस में आरसीएम लगता है। तो हम क्या है, जब इनवॉइस रेस करेंगे, तो मान लीजिए या वो इनवॉइस रेस करा, तो उसमें जीएसटी चार्ज नहीं होगा, हमको उनके बदले में क्या करना पड़ेगा, जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ये आरसीएम इसको कहा जाता है कि हम सामने वाली पार्टी के बदले जीएसटी पे कर रहे हैं, तो ये आरसीएम हो गया। तो फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ ये आज के लिए इतना ही जीएसटी का। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन लोगों को भी शेयर करिए जिनको जीएसटी बहुत सिंपल लैंग्वेज समझना है। और आपको बहुत ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा फेसबुक चैनल भी है, उसको फॉलो कर सकते हैं अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड के नाम से। और भी मैंने इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, और भी अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज का फाइनेंशियल वीडियो है। तो बहुत इस तरह कम से कम 50+ वीडियोस हैं। आप जाकर चेक करिए,
आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उसमें। अगर कोई डाउट हो किसी वीडियो में, आप प्लीज़ उसमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसको क्लेरिफाई करने का, ना कि इस वीडियो में, किसी वीडियो में। ये मेरा इंटेंशन सिंपल है कि उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना। बट मैं ओपन फॉर फीडबैक हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करूँ, अपनी नॉलेज इम्प्रूव करूँ, हर चीज़। बट मैं ये भी चाहता हूँ कि आपकी भी नॉलेज इम्प्रूव हो, और उस नॉलेज इम्प्रूव हो जिससे कि मैं भी ग्रो हूँ, आप भी ग्रो हूँ, आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव हो, मेरी भी इम्प्रूव हो, और सब मिलकर ग्रो करें। तो यही मेरा इंटेंशन है। प्लीज़ आप जो मैं इस वीडियो में बताया हूँ, दूसरे वीडियो में है, उसके बारे में रिसर्च करिए, कमेंट्स करिए, वैसे पूछिए, ताकि मैं कमेंट्स में आपको आंसर दूँ। आपकी और मेरी कन्वर्सेशन के कारण बाकी लोगों को बेनिफिट हो सके, उनकी नॉलेज बढ़ सके, ताकि अगर मैं आपको आंसर दूंगा तो मैं और रिसर्च करूंगा, तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, आप भी रिसर्च करिए, आप भी। तो इंस्टेड ऑफ लोग क्या करते हैं, कमेंट्स में लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, गाली बकते हैं, वो सब नहीं करना अपन को एक हेल्दी कन्वर्सेशन करना है, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े, मेरी नॉलेज बढ़े, सबकी नॉलेज बढ़े, और इंडिया एक बेटर कंट्री बन सके। क्योंकि नॉलेज, सब नॉलेजबल रहेंगे तो अच्छी बातें भी करेंगे, और इंडिया को आगे से आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि नॉलेज अगर रहेगी तो ही अपन कल जाकर फ्यूचर में अर्न कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, और आपका थैंक यू, आपने अगर ये यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना माता पिता का ख्याल रखिएगा, और हमेशा खुश रहिएगा।